हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही धांसू और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, मेनली आपका जो नॉर्थ सेट का एग्जाम होता है जहां पर उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो इसको डील करने वाले हैं। तो यहाँ से ड्रग कैलकुलेशन से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में। नॉर्थ सेट में मेनली नॉर्थ सेट में 2 से 3 क्वेश्चन हर बार हर शिफ्ट में पक्का क्वेश्चन आता है इससे कि ड्रग डोज कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। और प्रैक्टिकल दृष्टि से भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और रामबाण साबित होने वाली क्लास है। तो इसे मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और फैला दीजिए इसे आग की तरह। कि दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि वो लौट कर आपको समय देगा। इसलिए वक्त ना लगाइए निर्धारित करने में कि आपको क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। इसीलिए समय रहते समझ जाइए, क्योंकि समय और समझदारी होती है, दोनों के बीच में तालमेल बिठाना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि जब आपके पास समय रहता है, समझदारी नहीं होती, और जब समय जा चुका होता है तब आपके पास समझदारी आती है। तो दोनों के बीच में सामंजस्य और तालमेल बिठाना बहुत ही जरूरी होता है। जो समय और समझदारी के बीच में तालमेल बिठा लेता है, एक दिन दुनिया के हर सर्वोच्च मुकाम को हासिल कर लेता है। तो आपको ने जो पहली क्लास में ख्वाब देखा था नर्सिंग ऑफिसर बनने का, उसे पूरा करने का अब टाइम आ गया है। तो मैक्सिमम अपने एफर्ट लगा करके अपने रगों में वो उबाल वाला खून चाहिए, जिसमें जोश जुनून और जज्बा की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। और अपने मेहनत से, जो अपनी मेहनत की कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं, वो अक्सर मंजिल को पा लेते हैं। इसीलिए आपको अपना मेहनत पर पूरा फोकस करना है। सीढ़ियां हमने मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, तो रास्ता भी हमें खुद बनाना होता है। तो बात करते हैं ड्रग कैलकुलेशन के बारे में। ड्रग डोज का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है और कितना इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम के लिए, इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से आज आप इसको डिस्कस करेंगे। ड्रग डोज कैलकुलेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से आपको जो दी हुई डोज है उसको किस तरीके से आपको फ्लो रेट कैसे निकालते हैं, इसमें एमएल पर आवर से इन्फ्यूजन कैसे किया जाता है, और ड्रग का कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ड्रग डोज कैलकुलेशन में सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसको किस तरीके से इसका आपको यूनिट याद रखनी होती है, दूसरी यूनिट में उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि वॉल्यूम कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं। इक्विवेलेंट वॉल्यूम कन्वर्जन, इक्विवेलेंट वॉल्यूम इक्विवेलेंट वॉल्यूम कन्वर्जन। इक्विवेलेंट वॉल्यूम का कन्वर्जन कैसे किया जाता है, या अगर आपको एमएल में दिया है तो उसको कैसे आप दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर आपको टेबल स्पून दिया है तो वो कितने एमएल के बराबर होता है, ड्राम दिया है कितने के बराबर होता है, ग्राम कितने के बराबर होता है, एमजी कितने के बराबर होता है, इन सभी के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 1 ml इज इक्वल टू 1 ml होता है कितने के बराबर होता है। तो 1 ml को कहा जाता है 1 cc के नाम से। अगर 1 ml पूछ लिया जाए, 1 cc पूछ लिया जाए, इसका मतलब एक ही होता है। या बात करें 1 ml में कितनी ड्रॉप्स होती है, तो 5 GTT देखने को मिलेगा। अगर 5 GTT पूछा जाता है 1 ml में इज इक्वल टू 1 cc होता है, 15 GTT होगा। या फिर 15 ड्रॉप्स कह सकते हैं, 15 GTT को इज आल्सो नोन एज 15 ड्रॉप, या फिर कहा जा सकता है इसको कि 15 मिनिट्स, 15 मिनिम्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर मेनली आपको याद रखना है 1 ml होती है, उसमें मेनली 1 cc होता है, 15 GTT होती है, 15 ड्रॉप्स होते हैं, और 15 ही क्या होती है, मिनिम्स के नाम होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड नंबर पे बात करें कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है टेबल स्पून दी है या टी स्पून दे दिया है। अगर आप एग्जाम्पल में आपको दिया है कि 1 टी स्पून कितने के बराबर होती है, तो 1 टी स्पून है, इसमें छोटा टी आता है, 1 टी स्पून है कितने ml के बराबर होती है। तो यहाँ पर 1 टी स्पून होती है, उसमें कितना ml होगा, 5 ml के बराबर ये टी स्पून देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 1 टी स्पून होगा, इसे लिख सकते हैं, या वो ऐसे लिख दे कि 1 टी, तो आपको बताना है कि वहां पर कितना है, 5 ml होता है। बात करें थर्ड नंबर पे कि यहाँ पर 1 टेबल स्पून, अगर 1 टेबल स्पून के बारे में पूछ लिया जाता है, तो 1 टेबल स्पून होती है आपके कितना देखने को मिलती है। तो 1 टेबल स्पून की बात करें तो उसमें इज इक्वल टू 15 ml देखने को मिलेगा, 15 ml होती है। और इसे 1
टी, इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1 टी बोल दे या 1 टेबल स्पून पूछा जाए तो क्या होता है, 1 टेबल स्पून किसके बराबर होती है, 15 ml के बराबर होती है। बात करें अगर 500 ml के या 1 पिंट की बात करें तो 1 पिंट कितने के बराबर होता है, तो आपको याद रखना है कि 1 पिंट होता है 500 ml देखने को मिलेगा। अगर 500 ml होता है या इसको कहा जा सकता है 0.5 kg, 500 ml या 0.5 kg के बराबर देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गया, 1 पिंट में कितना होता है, 500 ml देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर 1000 ml में कितना होता है, तो बात कर ले 1 लीटर, 1 लीटर में कितना होगा, 1000 में कितना होता है, 1 लीटर होता है, 1 क्वार्ट होता है, 10 डेसीलीटर होते हैं और 2 पिंट देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर 1 लीटर की। 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml, 1000 ml देखने को मिलेगा, जिसे कह सकते हैं आप 2 पिंट या फिर कह सकते हो इसको 2 पिंट देखने को मिलेगा, या इसी को नाम दे सकते हैं 1 क्वार्ट देखने को मिलेगा, 1 क्वार्ट हो सकता है। या बात करें इसी को नाम दिया जाता है कि यहाँ पर कितने डेसीलीटर हो गए, तो 10 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर देखने को मिलेगा। ये सभी क्या है, 1000 ml में कितना होता है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 2 पिंट होते हैं, 1 क्वार्ट देखने को मिलेगा और 10 डेसीलीटर होता है। लेकिन बात करें अपन यहाँ पर 4000 ml में, तो 4000 ml को किस नाम से जाना जाता है, 4 लीटर या 1 गैलन। 1 गैलन की बात करें, 1 गैलन, 1 गैलन होता है कितना होगा, यहाँ पर 4000 ml, 4000 ml के बराबर होता है। या बात कर सकते हैं इसे कि 1 गैलन 4000 ml, या फिर इसको कहा जा सकता है 4 लीटर। आगे अपन बढ़ते हैं, तो आगे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इनको कन्वर्जन याद रखना है। तो आपको याद रखना है, इस टेबल को आपको याद करके रखना है। बात करें 1 ग्लास फुल की, 1 ग्लास फुल है, तो 1 ग्लास फुल है तो कितने औंस देखने को मिलेगा, 8 औंस देखने को मिलता है। तो 8 औंस देखने को मिलेगा। 1 ग्लास फुल है, तो ml की बात करें तो इसमें टोटल 200 ml देखने को मिलता है। बात करें 1 कप फुल है, 1 कप फुल है, तो ये देखने को मिलेगा, इसमें 6 ऑस देखने को मिलता है और 6 ऑस इज इक्वल टू यहाँ पर 150 ml देखने को मिलेगा। तो ये इसका कन्वर्जन फॉर्मूला होता है, जहां पर एक को किस तरीके से आप दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात कर ले यहाँ पर कि एक ऑस में कितना देखने को मिलता है, 1 ऑस इज इक्वल टू 30 ml देखने को मिलेगा, 30 ml होता है। तो ये सभी आपको वॉल्यूम को इक्विवेलेंट वॉल्यूम का कन्वर्जन कैसे करते हैं उनको याद रखना है। 1 ml में 1 cc होता है, 15 GTT ड्रॉप्स होगा, 15 ड्रॉप्स होता है, 15 मिनिम्स होता है। 1 टी स्पून होती है, छोटी वाली जो टी स्पून आती है उसमें कितना ml देखने को मिलेगा, 5 ml होगा। 1 टेबल स्पून में 15 ml या होता है। 1 पिंट की बात करें तो उसमें 500 ml देखने को मिलेगा या 0.5 kg होगा। बात करें 1 लीटर की, तो 1 लीटर में होता है 1000 ml होगा। 2 पिंट होते हैं, 1 क्वार्ट या 10 डेसीलीटर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं 1 गैलन के, तो यहाँ पर 1 गैलन इज इक्वल टू 4000 ml प्लस और 4 लीटर होगा। बात करें 1 ग्लास फुल है तो उसमें कितना होता है, 8 ऑंस देखने को मिलेगा या 200 ml होगा। बात करें 1 कप फुल की, तो वहां पर 6 ऑंस देखने को मिलता है और वे वॉल्यूम होता है 150 ml। बात करें 1 ऑंस की, तो यहाँ पर 30 ml इसका देखने को मिलेगा। तो ये होता है ऑंस, और ऑंस को नाम अगर शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाए तो ऑस जेड के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये आपका कैलकुलेशन होता है, किस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन, इसके बाद में पढ़ेंगे कि वेट को कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं, वेट को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो वेट कन्वर्जन स्केल के बारे में आपको पढ़ना है कि वेट का एक में क्या होगा, तो दूसरे में mg कितना होता है, माइक्रोग्राम में कितना होगा, ग्रेन कितना होता है, ग्राम कितना होता है, ड्राम कितना होता है, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। ये देश और दुनिया के हर कोने से बैठे हुए स्टूडेंट आप सभी सुन लीजिए कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई एग्जाम नहीं होती है, बड़ी एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेट का कन्वर्जन, इक्विलिएंट वेट
कन्वर्जन, इक्विवेलेंट वेट कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं उसके बारे में देखेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर वेट कन्वर्जन, एक ग्रेन की बात करें तो एक ग्रेन में कितना mg देखने को मिलता है, तो एक ग्रेन में 60 mg देखने को मिलेगा। बात करते हैं वन ग्रेन की, वन ग्रेन में कितना देखने को मिलता है, तो 60 mg देखने को मिलेगा। बात करें 1 ग्राम में, तो 1 ग्राम में कितने ग्रेन हो गए, तो वहां पर 1 ग्राम में 15 ग्रेन होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने ग्रेन होंगे, तो यहाँ पर 1 ग्राम में हो जाते हैं 15 ग्रेन देखने को मिलेगा। तो एक ग्रेन होता है कितने के बराबर होता है, 60 mg या 60 mg के बराबर होता है। 1 ग्राम होता है 15 ग्रेन के बराबर होता है। 4 ग्राम की बात करें तो यहाँ पर 1 ग्राम, 4 ग्राम इज इक्वल टू 1 ड्राम, तो 1 ड्राम की बात करते हैं, 1 ड्राम इज इक्वल टू 4 ग्राम। अगर 4 ग्राम होगा तो इसे नाम दे सकते हैं 1 ग्राम के, 1 ड्राम इज इक्वल टू 4 ग्राम के बराबर होता है। 30 ग्राम होता है उसे 1 औंस कह सकते हैं, तो 1 औंस 30 ग्राम, 30 ग्राम को क्या कह सकते हैं, 1 औंस के नाम से जाना जा सकता है। बात करें 1 किलोग्राम की, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम देखने को मिलेगा। और 1000 ग्राम, और इसे क्या कह सकते हैं, 2.2 LBS, 2.2 LBS या 2.2 पाउंड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे, 2.2 LBS होता है या 2.2 LBS या पाउंड देखने को मिलेगा 1 ग्राम में। अब बात करें कि 1 ग्राम कितने के बराबर होता है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg और होगा। और बात करें कि 1 mg इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम। तो आपको एक कन्वर्जन स्केल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो सोल्व करते टाइम पे सभी क्वेश्चन होते हैं वो एक ही यूनिट में होने चाहिए। मान लीजिए एक आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि वहां पर एक वैल्यू थी वो mg में दी गई है, दूसरी वैल्यू माइक्रोग्राम में दी गई है, तो दोनों को कन्वर्ट करके या तो आप mg में कर लीजिए या उसको माइक्रोग्राम में कर लीजिए, दोनों का यूनिट है सेम होना चाहिए। अगर सेम यूनिट नहीं होगा तो उसका आंसर होगा करेक्ट नहीं आने वाला। इसीलिए जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो दोनों के यूनिट के आंसर को सेम करना है, दोनों का जो यूनिट है उसको सेम होना चाहिए। तो 1 ग्राम होता है, 1 ग्रेन 60 mg होगा, 1 ग्राम में 15 ग्रेन होते हैं। 1 ड्राम इज इक्वल टू 4 ग्राम होगा। 1 औंस होता है, ये 1 औंस है, तो 1 औंस में कितना होगा, 30 ग्राम देखने को मिलेगा। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 2.2 LBS या पाउंड्स होता है। 1 ग्राम की बात करें तो उसमें 1000 mg होगी और 1 mg में होता है कितना, 1000 माइक्रोग्राम देखने को मिलेगा। तो ये पूरी तरीके से आपके इक्विवेलेंट फॉर्मूला होते हैं, एक दूसरे को किस तरीके से याद कर सकते हैं या इसको एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके साथ में अगर आपको मैं थोड़ा सा और यहाँ पर रूट के बारे में बताना चाहूं कि किस तरीके से एब्रीविएशंस होती है जो रूट के लिए यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एब्रीविएशंस की बात करें तो एब्रीविएशंस क्या होती है, एब्रीविएशंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म होती है जो कि मेनली यूज की जाती है। तो एब्रीविएशंस फॉर रूट के लिए कौन कौन से एब्रीविएशंस का यूज कर सकते हैं, तो एडी का बात करें कि एडी क्या होती है, एडी, एएस, एयू, ओडी, ओएस, ओयू, पीआर, पीवी, एनपीओ, ये क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, आरएक्स क्या होता है, क्या नहीं होता है, इनके सभी के बारे में याद रखना है। तो आप बात करते हैं पीआरएन क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको मैं बता दूं। एसओएस क्या होता है, इन सभी के बारे में आज अपन डील करते हैं। तो एब्रीविएशंस क्या होती है, एब्रीविएशंस का मतलब होता है कि शॉर्ट फॉर्म, मेडिकल में जो शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है किसी वर्ड के लिए उसे एब्रीविएशंस के नाम से जाना जाता है। तो बात करेंगे एडी का मतलब क्या होता है। एडी का अगर जब भी आपको एडी लिखा हो तो उसका मतलब होता है
राइट ईयर के नाम से इसको जाना जाता है। तो एडी अगर मान लीजिए रूट दिया है तो आपको कहां पर यूज करना है उसको, राइट ईयर में। अगर मान लीजिए कोई ड्रॉप थे और ड्रॉप्स को डॉक्टर ने लिखा है प्रेस्क्रिप्शन में कि उसको एडी क्या करना है, इंस्टिल करना है, तो एडी का मतलब होगा आपको जाकर के उसके राइट ईयर में उसको ड्रॉप को इंस्टिल करना है। एएस की बात करें तो यहां पर लेफ्ट ईयर देखने को मिलेगा, लेफ्ट ईयर में करते हैं। बात करते हैं एयू के बारे में, एयू क्या होता है, तो बोथ ईयर में अगर आपको ड्रॉप डालनी है दोनों कानों में, तो इसे डॉक्टर लिखेगा कि उसको एयू में डाल दो। बात करते हैं ओडी की। ओडी का मतलब होता है राइट आई की बात करेंगे तो ओडी अगर कोई पूछ रहा है तो ओडी का एक मतलब होता है ओडी, ये ओडी है, ये क्या होती है, ओडी का मतलब है वन टाइम इन ए डे, वंस ए डे। इस वंस ए डे इसका मतलब होता है वंस ए डे, लेकिन यहां पर ओडी होती है जहां पर कैपिटल डी होता है, वहां पर क्या देखने को मिलेगा, यहां पर राइट आई देखने को मिलती है। सेकंड नंबर बात करें तो ओएस का मतलब क्या होता है, ओएस का मतलब होता है कि लेफ्ट, लेफ्ट आई देखने को मिलेगी। ओएस का मतलब होता है यहां पर लेफ्ट आई होगा। लेकिन बात करें ओयू की, ओयू, ओयू का मतलब होता है बोथ आई, बोथ आई देखने को मिलते हैं। बात करें पीआर की तो पर रेक्टम होता है। अगर आपको पर रेक्टम अगर कोई एनिमा वगैरह लगाना है या पर रेक्टम कोई सपोसेटरी देनी है तो वहां पर पीआर लिखेगा। पीवी का मतलब होता है परवेजाइनल, परवेजाइनल में आपको अगर कोई सपोसेटरी देनी है या परवेजाइनली कुछ प्रोसीजर यूज करनी है तो परवेजाइनल एग्जामिनेशन करना है तो पीवी लिखते हैं। बात करें एनपीओ की मतलब होता है नील परऑस, नील परऑस का मतलब होगा नील बाय माउथ, माउथ से कुछ नहीं देना है। आरएक्स का मतलब होता है टेक प्रेस्क्रिप्शन, टेक प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन लेना या ट्रीटमेंट लेना तो क्या लिखेगा, आरएस लिखेगा। पीआरएन का मतलब होता है व्हेन इफ नीडेड, जहां भी जरूरत पड़ती है तो यहां पर लेना होता है। तो पीआरएन का मतलब होता है कि जब भी जरूरत पड़े तो वहां पर आप ले सकते हैं। पीआरएन देखने को मिलेगा, पीआरएन का मतलब यही होता है कि जब भी आपको अगर जरूरत पड़ती है तो उस टाइम पे। प्रोरिनाटा व्हेन नीडेड इफ रिक्वायर्ड, प्रो इसका अगर एक्चुअल में मीनिंग होता है प्रो री नाटा, प्रोरी नाटा का मतलब होता है व्हेन इफ रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत होती है तब लेते हैं तो उसे पीआरएन कहते हैं। बात करें एसओएस की तो यूज इन इमरजेंसी, यूज इन इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी में यूज करते हैं तो इसे नाम दिया जाता है प्रोरिनाटा या एसओएस के नाम से जानते हैं। एसओएस का मतलब होता है कि यूज इन प्रेग्नेंट, इमरजेंसी में यूज करते हैं तो उसे एसओएस के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, किस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं किस तरीके का फॉर्मूला इसमें यूज किया जाता है। फॉर्मूला का अब आपने कन्वर्जन देख लिया है, रूट देख लिया गया है कि कहां पर आपको रूट में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है। अगर एब्रिविएशन में उसको दिया हुआ है तो आगे अपन बढ़ने वाले हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकता है, 2 सेकंड का टाइम है। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से इनका कौन कौन से डोज कैलकुलेशन के फॉर्मूला होते हैं, पीडियाट्रिक डोज कौन कौन से या किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आगे अपन बढ़ने वाले हैं। तो अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे बढ़ते हैं अपन। यहां पर मेनली आपको 4 तरीके के पीडियाट्रिक डोज को कैलकुलेशन करने के लिए मेनली फॉर्मूला यूज किए जाएंगे। बात करते हैं यंग रूल होता है, फ्राइड रूल होता है और उसके बाद में देखने को मिलेगा आपको क्लार्क रूल होता है। और बॉडी सरफेस एरिया से भी क्या कर सकते हैं आप पीडियाट्रिक डोज का कैलकुलेशन करते हैं। तो डोज फॉर्मूला यूज फॉर द पीडियाट्रिक कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से डोज फॉर्मूलाज का यूज किया जाता है इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए इसे, ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका सभी को बेनिफिट मिल सके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डोज कैलकुलेटिंग फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से डोज को कैलकुलेटिंग करने वाले फॉर्मूला होते हैं। तो डोज कैलकुलेटिंग फॉर्मूला, डोज कैलकुलेटिंग फॉर्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। डोज का कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं तो इसमें मेनली पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन फॉर्मूलाज होते हैं। तो ये क्या है पीडियाट्रिक, अपन पढ़ने वाले हैं पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन के बारे में कि किस तरीके से पीडियाट्रिक में डोज का कैलकुलेशन करते हैं या बच्चों में किस तरीके से डोज का कैलकुलेशन किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अपन क्लार्क रूल के बारे में कि क्लार्क का रूल क्या कहता है, फ्राइड का रूल क्या कहता है और यंग रूल क्या कहता है। तो अपन पढ़ने वाले हैं
क्लार्क रूल की बात करें तो क्लार्क रूल यहाँ पर मेनली किसके लिए दिया जाता है, पॉजिटिव पीडियाट्रिक डोज का कैलकुलेशन करने के लिए जो यूज किया गया, क्लार्क रूल का यूज किया गया। इसमें मेनली किससे यूज करेंगे तो मेनली इसको वेट पर ये डिपेंड करता है, तो मेनली वेट पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर कब तक कर सकते हैं, तो यहाँ पर पूरे छोटे बच्चों में कोई एज स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, कभी भी आप इसका यूज कर सकते हैं। वेट ऑफ चाइल्ड का जो वेट होगा किसमें लेना है, तो पाउंड में वेट लेना है, उसको डिवाइड करना है 150 से। तो क्लार्क रूल में क्या कहता है कि चाइल्ड का जो वेट है किसमें लो, पाउंड्स या एलबी, पाउंड्स में या एलबीएस में उसका वेट लेना है, अपॉन क्या करना है, उसको 150 से डिवाइड करना है और इसको अडल्ट डोज से क्या कर देना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये पीडियाट्रिक डोज का पहला फॉर्मूला है क्लार्क रूल। क्लार्क रूल क्या कहता है कि मेनली ये डिपेंड करता है, वेट पर डिपेंड करेगा। चाइल्ड का वेट है वो पाउंड्स में लेना है या एलबीएस में लेना है, उसको डिवाइड करना है 150 से और अडल्ट डोज से इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या था, क्लार्क रूल था। बात करते हैं यंग रूल की कि यंग रूल क्या कहता है डोज कैलकुलेशन के बारे में। यंग रूल क्या कहता है इसके बारे में भी बात करते हैं। अब यंग रूल है वो कहां तक के, कब से लेकर के कौन से बच्चों तक का यूज कर सकते हैं या किस बच्चों में इसको यूज कर सकते हैं, तो 1 to 12 ईयर तक के बच्चों, छोटे बच्चे होते हैं, 1 से 12 साल तक के बच्चों में मेनली ये यूज किया जाता है। यहाँ पर इसका जो एज है वो एज है बच्चे की वो किस में लेनी है, तो एज इन ईयर्स में आपको एज लेना है, अपॉन डिवाइडेड करना है उसको एज प्लस 12, एज प्लस 12 से इसको डिवाइड करना है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का उम्र है 6 साल की है या 6 ईयर का है, तो उसको क्या करोगे, ऊपर में आपको 6 लिखना है, अपॉन डिवाइड करना है उसको 6 + 12 तो 18 से, और इसको क्या करना है इधर में फिर क्या कर दो, अडल्ट डोज थी उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या आ जाएगी उसके पीडियाट्रिक डोज निकल करके आ जाती है। तो यंग रूल में 1 to 12 ईयर तक के 1 to 12 ईयर के चिल्ड्रंस का इसमें मेनली यूज करते हैं। 1 से लेकर के 12 साल तक के बच्चों में इसको यूज किया जाता है। एज होती है वो ईयर्स में लेते हैं, लेकिन बात करें इसमें एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज से इसको मल्टीप्लाई करना होता है। बात करते हैं थर्ड रूल के बारे में, फ्राइड के बारे में कि फ्राइड रूल था। थर्ड रूल कौन सा है, तो फ्राइड रूल और एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन करने के कौन कौन से फॉर्मूला है, एक्सेप्ट 1 तो 3 देगा और चौथा कोई और डाल देगा, तो वो पूछा जाएगा कि 3 इनमें से है, चौथा इनके अलावा कौन सा है। तो फ्राइड रूल की बात करते हैं, कौन सा नहीं है, तो वो आपको आंसर करना है फ्राइड रूल लेस देन 1 ईयर, 1 साल से छोटे बच्चों में यूज करते हैं या इसको यूज किया जाता है फॉर इन्फेंट के लिए। अब इन्फेंट क्या होता है, इन्फेंट का मतलब होता है कि 0 से लेकर के 1 साल तक का जो बेबी होता है उसे क्या नाम देते हैं, इन्फेंट के नाम से जाना जाता है। बात करें जो 28 दिन तक का होता है नियोनेट कहलाता है, 0 to 7 डेज अर्ली नियोनेट होता है, 8 to 28 डेज लेट नियोनेट के नाम से जानते हैं। तो फ्राइड रूल था किस पे डिपेंड किया कि यहाँ पर कौन से बच्चों को यूज कर सकते हैं, तो लेस देन 1 ईयर को या फिर इन्फेंट को मेनली यूज किया जाता है, इन्फेंट में मेनली इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ भी क्या करना है, बच्चे की जो एज होती है उसको किस में लेना है, मंथ में लेना है। तो फ्राइड रूल में क्या करते हैं, एज को मंथ में लेना है, डिवाइड करना है उसको 150 से। अब यहाँ पर यंग रूल में एज ईयर्स में ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर 1 साल का बच्चा है, 1 साल से छोटा बच्चा है, तो यहाँ पर एज को किस में लेना है, मंथ में लेना है, एज इन मंथ अपॉन 150 से इसको डिवाइड करना है और इसको क्या कर देना है, अडल्ट डोज से इसको गुना कर देना है, अडल्ट डोज से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये फ्राइड रूल कहलाता है। एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए, डोज कैलकुलेटिंग पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लार्क रूल होता है मेनली किस पर डिपेंड करता है, तो वेट पर ये डिपेंड करता है, चाइल्ड का वेट लेते हैं, पाउंड्स या एलबी में इसका वेट लेना है, बात करें इसको डिवाइडेड करना होता है 150 से और इसको अडल्ट डोज से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना है। सेकंड नंबर की बात करें कि यहाँ पर यंग रूल होता है, यंग रूल कहां तक देते हैं, तो 1 से 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है 1 to 12 ईयर के
चाइल्ड रन में यूज करेंगे। एज होगी वो किसमें लेनी है, एज ली जाती है ईयर्स में लेंगे, एज प्लस 12 इसमें एज में 12 करना है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से यूज करेंगे, अगर मान लीजिए किसी बच्चे का एज है 7 है तो अपॉन 7 अपॉन एज प्लस 12 17, 12 और 7 कितने होते हैं 19, तो इसको अडल्ट से गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये इस तरीके से यूज करेंगे। बात करें फाइड रूल का, 1 साल से छोटे बच्चों या इन्फेंट में मेनली यूज किया जाता है। इन्फेंट क्या होता है, 0 से 1 ईयर का इन्फेंट कहलाता है। बात करें नियोनेट क्या होता है, नियोनेट का मतलब होता है 0 से लेकर के न्यूबॉर्न, जो कि 0 से लेकर के 28 डेज तक का जो पीरियड होता है या फर्स्ट 28 डेज का पीरियड होता है वो न्यूबॉर्न का क्या कहलाएगा, उसे नियोनेट कहते हैं। अर्ली नियोनेट होता है फर्स्ट 7 डेज का, जबकि 8 से 28 दिन का जो पीरियड होता है उसे लेट नियोनेट के नाम से जानते हैं। तो ये फाइड रूल था। अब इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपके आगे बढ़ेंगे कि ये बॉडी सरफेस एरिया पर भी, बॉडी सरफेस एरिया से भी पीडियाट्रिक ड्रग डोज का कैलकुलेशन किया जा सकता है। पीडियाट्रिक ड्रग डोज का किस तरीके से और कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पर पीडियाट्रिक ड्रग डोज का कैलकुलेशन किया जा सकता है बॉडी सरफेस एरिया। तो जो फोर्थ फॉर्मूला है वो क्या होगा, बॉडी सरफेस एरिया के रूप में भी इसको यूज करते हैं। बॉडी सरफेस एरिया का मतलब होता है BSA। अब BSA कैसे निकालते हैं, बॉडी सरफेस एरिया किस तरीके से निकाला जाता है, तो यहाँ पर बॉडी सरफेस एरिया का मतलब होता है वेट को मल्टीप्लाई करना है हाइट से, वेट एंड हाइट। अब बात करेंगे BSA को किस तरीके से निकाला जाता है। अब बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड का बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड का क्या लेना है, बॉडी सरफेस एरिया अपॉन उसको डिवाइड करना है 1.73 से, और इसको क्या कर देना है, अडल्ट डोज से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका चौथा फॉर्मूला हो गया है। फोर्थ फॉर्मूला है अडल्ट डोज से इसको क्या कर देना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो बॉडी सरफेस एरिया वेट इंटू हाइट से निकाला जाता है। बॉडी सरफेस एरिया चाइल्ड का जितना भी आ रहा है उसको डिवाइड करना है 1.73 से और उसको अडल्ट डोज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पीडियाट्रिक डोज होती है वो निकल करके आ जाएगी। बात करते हैं बॉडी सरफेस एरिया किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो बॉडी सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए यूज नोमोग्राम का यूज करते हैं। यूज नोमोग्राम टू कैलकुलेट द बॉडी सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए नोमोग्राम का यूज किया जाता है। किस तरीके से आपको क्या करना है, बॉडी सरफेस एरिया आपको पता कैसे करना है, किस तरीके से बॉडी सरफेस एरिया आपको पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हाइट होती है उसको सेंटीमीटर में लेना है, वेट को किलोग्राम में लेना है और उसको डिवाइडेड करना है 3600 से। तो वेट होगा, हाइट होती है जो बच्चे की हाइट होगी वो हाइट किसमें लेनी है, सेंटीमीटर में लेनी है, और इसको इनटू मल्टीप्लाई करना है वेट होगा किसमें लेना है, किलोग्राम में लेना है, अपॉन इसको डिवाइड करना होता है 3600 3600 से इसको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना होता है। तो 3600 से इसको डिवाइड करना होता है। तो ये हाइट है सेंटीमीटर में लेनी है, वेट होगा वो किलोग्राम में लेना है और उसको डिवाइड करना है 3600 से। तो ये क्या निकल करके आ जाएगा, बच्चे का बॉडी सरफेस एरिया निकल करके आ जाता है। तो बॉडी सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है किस तरीके से निकालना है, हाइट लेनी है सेंटीमीटर में लो, वेट को किलोग्राम में लेना है और उसको डिवाइड करना है 3600 से। तो इसका क्या निकल करके आ जाता है, बॉडी सरफेस एरिया। अब इसको पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन में कैसे यूज करते हैं, जो बॉडी सरफेस एरिया निकल कर आएगा चाइल्ड का अपॉन 1.73 और इसको मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पर अडल्ट डोज से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से आपको कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, तो रास्ता भी हमें खुद बनाना है। तो अपना जोश जुनून बरकरार रखिए, जोश जुनून में वो उबाल रखना है, आपको पूरी तरीके से मेहनत करनी है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता है। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटाकर दिखा, है दम तुझमें तो उसे मिटाकर दिखा। तो कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं है, कोई सी भी परिस्थितियां हो, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे चलना है, बढ़ते रहना है, लगातार कदम से कदम मिला करके चलना होता है। क्योंकि कदम से कदम जब जैसे जोड़ते रहोगे आप अपनी मंजिल के, अपनी सीढ़ियां
के भरोसे आपको नहीं रहना है, आपको धीरे धीरे अपन कदम बढ़ाने हैं, सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप जब भी फॉलो करते हैं तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आपको किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है। जो हम अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, एक दिन वो अपनी मंजिल को पा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये अपन ने फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं किस तरीके से। अब मेन टॉपिक पे अपन पहुंचते हैं कि किस तरीके से आपको फ्लो रेट निकालना है, ड्रॉप पर एमएल या ड्रॉप पर मिनट आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इनका मेनली आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो जहां से आप इंतजार कर रहे थे, इंतजार की घड़ी खत्म हुई है, लेकिन आपको पहले क्या करना होता है, किसी भी चीज के लिए पहले बेस क्लियर करना होता है। अब आपका बेस क्लियर है, अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि किस तरीके से आपको फॉर्मूलाज में यूज करके और किस तरीके से फ्लो रेट और ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से आपको निकाला जाता है। फ्लो रेट क्या होगी और ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से क्या देखने को मिलेगा। तो अपन पहला फॉर्मूला यूज करते हैं यहां पर, ड्रॉप पर मिनट में कितना ड्रॉप देखने को मिलेगा, या यूज कर सकते हैं फ्लो रेट क्या होगा। तो या तो आप कह सकते हैं कि ड्रॉप पर मिनट क्या होगे, या इसी को नाम दिया जाता है कि फ्लो रेट क्या होगा। तो फ्लो रेट की बात करते हैं, ड्रॉप पर मिनट क्या होगा। तो अगर एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ड्रॉप पर मिनट निकालनी है या फ्लो रेट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। तो इसके लिए ड्रॉप पर मिनट या फ्लो रेट निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपको टोटल वॉल्यूम इन एमएल, जो भी आपको एग्जाम्पल में या जो भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें वो वॉल्यूम देकर पूछेगा और उसमें क्या देगा, टाइम देगा। तो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम किसमें रखना है आपको, टोटल वॉल्यूम इन एमएल। आपको जब भी ये क्वेश्चन सोल्व करना है ड्रॉप पर मिनट या फ्लो रेट का, तो जो भी वॉल्यूम दिया गया है एग्जांपल में उसको किसमें लेना है, एमएल में लेना है। अगर सपोज दैट आपको उसने दे दिया 2 लीटर है, अब 2 लीटर को कन्वर्ट करना है किसमें करना है, एमएल में करना है। तो 2001 एमएल में, सॉरी 1 लीटर में कितना होता है, 1000 एमएल होता है। 2 लीटर में कितना हो जाएगा, 2000 एमएल हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में जैसे एग्जांपल में उसने दिया, अगर कोई फिजिशियन कहता है या कोई डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन किया है कि आरएल या एनएस है, उसको आपको किसी पर्सन को इन्फ्यूज करना है, कितना एमएल करना है, 2000 एमएल करना है। तो 2000 एमएल या 2000 लीटर करना है। तो यहां पर क्या दिया उसने, 2 लीटर दे दिया कि 2 लीटर को करना है। अब 2 लीटर को आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, एमएल में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1000 एमएल में 1 लीटर होता है, 2 लीटर में 2000 एमएल हो गए। तो ये आपने क्या ले लिया, एमएल में इसको ले लिया है। तो यहाँ पर कितना आ गया, जैसे एग्जांपल में 2000 एमएल यहाँ पर आपको टोटल इन्फ्यूज करना है, कितने टाइम में करना है। तो अगर उसने टाइम दिया, मान लीजिए यहाँ पर उसने टाइम दे दिया कि कितने टाइम में करना है, और उसने बोल दिया कि आपको 16 आवर में, 16 घंटे में इसको क्या करना है, इन्फ्यूज करना है। तो ड्रॉप पर मिनट या फ्लो रेट आपको कितना होगा, और उसने ड्रॉप फैक्टर मान लीजिए, अगर वो ड्रॉप फैक्टर बता देता है कि 15 ड्रॉप फैक्टर है उसका 15, तो ड्रॉप फैक्टर उसने कितना दे दिया यहाँ पर, मान लीजिए उसने बोला है कि आप, अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है उसने क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि 2 लीटर है या 2000 एमएल हो सकता है, उस फ्लूइड को आरएल है या एनएस है उसको आपको इन्फ्यूज करना है, ट्रांसफ्यूज करना है किसी पेशेंट में, कितने घंटे में करना है। तो टाइम दे दिया उसने 16 आवर्स का। अब 16 आवर्स को यहाँ पर अब जो भी टाइम देता है टोटल टाइम, अब टोटल जो टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम को आपको किसमें लेना होता है, तो हमेशा इसको मिनट में लेंगे, कभी भी इसको आवर्स में नहीं लेना है। और यहां से इसको क्या करना होता है, ड्रॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब ये क्वेश्चन है कि किसी फिजिशियन या डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्रिप्शन के लिए दिया है कि 2000 एमएल फ्लूइड है या 2 लीटर फ्लूइड है, उसको टाइम दे दिया 16 आवर में। तो अब 16 आवर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मिनट में चेंज करने के लिए अब 60 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, और जब 60 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आंसर आने वाला है 960 एमएल, 960 मिनट आ जाएगा। तो यहां पर कितना, यहां पर अब इसको एग्जांपल में इसको सेट करिए, टोटल वॉल्यूम अपने पास कितना है, एमएल में लेना है, तो 2000 एमएल हो गया। आगे बात करते हैं टोटल टाइम कितना है। तो टोटल टाइम कितना था, 16 आवर। तो 16 आवर को जब आप कैलकुलेट करोगे, मिनट में कन्वर्ट करोगे, तो 16 को आपको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं
और 16 के चिन्ह में 960 मिनट आ गए टोटल। और यहाँ पर ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ है, ड्रॉप फैक्टर कितना है यहाँ पर एग्जांपल में 15 है। तो अगर जब भी अब आप इसको क्या करना है, आपको 16 आउट करना है, अब 16 आउट करोगे तो कितना ड्रॉप पर मिनट निकल करके आएगा, ये आपका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। तो जब भी आप इसको सोल्व करके जो आपका आंसर रहने वाला है, अब जैसे अब जिसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आंसर रहने वाला होगा 31.25 ml, 31.25 ml निकल करके आपका क्या आने वाला है यहाँ पर आंसर। जब इसको क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 31.25 ml निकल करके इसका आंसर आएगा। और ये क्या है, ड्रॉप्स पर मिनट आपको कितना देना है, तो ड्रॉप्स पर मिनट आपको कितना ड्रॉप्स देनी है पर मिनट के हिसाब से, तो 31.25 ड्रॉप्स पर मिनट आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ट्रांसफ्यूज करनी है। तो ड्रॉप्स पर मिनट कितना देना है, 31.25। अब यहाँ पर एक एग्जांपल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेनली ध्यान रखना है आपको जब भी आप मैथ को सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर 31.5 के बाद में 31.25 आ रहा है, लेकिन इसकी जगह अगर जो फर्स्ट डिजिट आता है वो अगर 5 से या 5 से ज्यादा होता है, अगर 5 से ज्यादा होता है तो उसको एक आगे वाली संख्या में कन्वर्ट करके लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, 31.25 है, 5 से कम है डिजिट, तो इसको टोटल लिखेंगे 31 ड्रॉप्स पर मिनट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। तो ड्रॉप पर मिनट या फ्लो रेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, टोटल वॉल्यूम को ml में लेना है, उसके बाद में जो टोटल टाइम दिया होगा, अगर मिनट में दिया है तो ठीक है, अगर आवर्स में दिया है तो उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है, 60 से आवर्स को मल्टीप्लाई करोगे, निकल करके टाइम मिनट में आ जाएगा। और ड्रॉप फैक्टर दिया होगा तो उसको ड्रॉप फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ड्रॉप फैक्टर नहीं दिया है और उसकी जगह उसने दे दिया है कि ब्यूरेट सेट है, ब्यूरेट सेट यूज कर रहे हैं, तो ब्यूरेट सेट में जो कितना ड्रॉप्स होता है 1 ml में, तो 60 ड्रॉप्स होगा। कितनी ड्रॉप्स देखने को मिलेगी 1 ml में, तो 60 ड्रॉप्स पर एमएल में कितना देखने को मिलेगा, 60 ड्रॉप देखने को मिलेगी। या बात करें यहाँ पर माइक्रो ड्रिप सेट, तो ब्यूरेट को माइक्रो ड्रिप सेट के नाम से भी जाना जाता है। तो माइक्रो ड्रिप सेट में कितनी होती है, माइक्रो ड्रिप सेट में मेनली देखने को मिलती है 60 ड्रॉप्स पर एमएल की 60 ड्रॉप बनेगी। बात करें अगर ये क्वेश्चन मैक्रो ड्रिप सेट से पूछ लिया जाए कि मैक्रो ड्रिप सेट में अगर आप यूज कर रहे हैं मैक्रो ड्रिप सेट, तो उसमें कितनी ड्रॉप्स पर एमएल होती है, तो 15 ड्रॉप्स पर एमएल यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये पूरे क्वेश्चन है, यहां से एज ए टेस्ट क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जो पढ़ा फंडा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकेला एक ऐसा चैप्टर है जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन दे करके जाता है। मेनली आपकी नॉर्सेट होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है नॉर्सेट की एग्जाम में। तो आपको हमेशा यहां से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन तक भी यहां से मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा इसको अच्छी तरीके से सोल्व करना है, जब भी आप पढ़ोगे अच्छी तरीके से इसको सोल्व आउट करना है, किस तरीके से निकालते हैं। तो ये आपका हो गया है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इन्फ्यूजन टाइम कैसे निकालोगे, इन्फ्यूजन टाइम कैसे निकालते हैं, इन्फ्यूजन रेट ml पर आवर कैसे निकाला जाता है। तो इन्फ्यूजन टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी टोटल वॉल्यूम है ml में रखना है, टोटल टाइम को क्या करना है, अब यहां पर टोटल टाइम होगा उसको ml पर आवर आपको कितना इंजेक्ट करना है वहां पर आपको सेट करना होता है। तो अगर मैं बात करूं कि इन्फ्यूजन टाइम कैसे निकालते हैं, तो यहां पर सेकंड पे लिखिए आप इन्फ्यूजन टाइम। अब आपको इन्फ्यूजन टाइम कैसे निकालना है, तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्फ्यूजन टाइम या सेकंड फॉर्मूला होता है, कैसे इससे सोल्व आउट करना है। तो इन्फ्यूजन टाइम अगर आपको निकालना है, तो इन्फ्यूजन टाइम का मतलब होता है कि टोटल वॉल्यूम। अब आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर इन्फ्यूजन टाइम इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, वही वॉल्यूम है उसको किस में लेना है, तो वॉल्यूम को यहां पर भी किस में लेना पड़ेगा, ml में लेना है। टोटल वॉल्यूम को ml में लेना है, अपॉन क्या करना है, ml पर आवर, कितना ml पर आवर से आपको
ml पर आवर आपको कितना इंजेक्ट करना है, तो यहां पर आपका निकाला करके आ जाएगा कि इन्फ्यूजन टाइम कितना होगा। अगर मान लीजिए एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल से इसको समझना है कि अगर मान लीजिए यहां पर टोटल वॉल्यूम दे रखा है 1000 ml वॉल्यूम दिया गया है, और अगर फिजिशियन ने आपको कहा है कि आपको किसी पर्सन को 1000 ml वॉल्यूम है, या वो कह सकता है 1 लीटर NH को आपको क्या करना है, उसमें इन्फ्यूज करना है, कितने ml पर आवर के हिसाब से करना है, तो वो कहता है कि आपको 125 ml पर आवर के हिसाब से आपको चलाना है। तो टोटल आपका जो इन्फ्यूजन टाइम है वो बताइए। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, आपसे पूछ लेता है कि टोटल इन्फ्यूजन टाइम, अब बताइए आप टोटल इन्फ्यूजन टाइम कितना निकल करके आएगा। तो इस क्वेश्चन को जब भी आप सोल्व करोगे तो यहां पर देखना है कि यहां पर आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला में जैसे ही आप इस क्वेश्चन को रखोगे, टोटल वॉल्यूम कितना है अपने पास 1000 ml है, तो 1000 ml ये टोटल वॉल्यूम हो गया टोटल। उसके बाद में पूछा है ml पर आवर आपको कितना इंजेक्ट करना है या कितना इन्फ्यूज करना है, तो 125 ml पर आवर। तो यहां पर जब 125 ml पर आवर के, तो यहां पर जब इसको डिवाइड करोगे तो 125 से 1000, तो यहां पर टोटल टाइम निकल करके आ जाएगा 8 आवर्स में आपको क्या करना है, इंजेक्ट करना है। तो टोटल इन्फ्यूजन टाइम कितना हो गया, निकल करके यहाँ 8 आवर्स आ गया। तो क्वेश्चन को समझने के लिए इन्फ्यूजन टाइम कैसे निकालते हैं, इन्फ्यूजन टाइम का मतलब होता है टोटल जो भी वॉल्यूम दिया है, जैसे एग्जांपल में उसने कहा कि 1000 ml NH को या 1 लीटर ml NH को किसमें करना है, ट्रांसफ्यूज करना है किसी पर्सन में जिसको कि सीवियर वॉमिटिंग हो रही थी, उसमें 125 ml पर आवर के हिसाब से करना है। तो टोटल 1000 ml को इन्फ्यूज करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1000 ml आपको ml में लिया, उसके बाद आपने 125 ml पर आवर के हिसाब से चलाना है, तो कितने घंटे में जाकर के ये पूरा आप इसमें इन्फ्यूज कर दोगे। तो टोटल इसका जो आंसर निकल करके आएगा ये क्या है, 8 आवर्स में आप इसको क्या कर दोगे, किसी पर्सन में इन्फ्यूज कर दोगे। 8 आवर में जो फ्लूइड दिया था वो कंप्लीट उसमें पर्सन में चला जाएगा। तो अगर इन्फ्यूजन टाइम निकालना है तो इस तरीके से यूज करना है। जल्दी से 2 सेकंड का टाइम है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे कि इन्फ्यूजन रेट ml पर आवर किस तरीके से निकाली जाती है। तो इन्फ्यूजन रेट होगा ml पर आवर में कैसे निकालते हैं, तो टोटल वॉल्यूम वही ml में लेना है, टोटल टाइम होगा। अब यहाँ पर ml पर आवर के हिसाब से बात करेंगे तो टोटल टाइम किस में लेना पड़ेगा, आपको हावर्स में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल ml हो गया। अगर सपोज दैट मैं इसी क्वेश्चन में अगर उस क्वेश्चन को जोड़ने की बात करूं तो स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर ml, यहाँ पर आपने इन्फ्यूजन टाइम देख लिया। अब इन्फ्यूजन रेट किस तरीके से निकालते हैं ml पर आवर के हिसाब से। अगर इन्फ्यूजन रेट है तो किस तरीके से निकाला जाएगा। बात करें इन्फ्यूजन रेट ml पर आवर तो कैसे निकालते हैं, तो थर्ड इसका फॉर्मूला है इन्फ्यूजन रेट ml पर आवर। इन्फ्यूजन रेट ml पर आवर किस तरीके से निकाली जाती है, इन्फ्यूजन रेट होती है उसको ml पर आवर कैसे निकालते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, जो टोटल वॉल्यूम होगा उसको किस में लेना है, टोटल वॉल्यूम इन ml में जितना भी वॉल्यूम दिया है उसको किस में लेना है, टोटल वॉल्यूम को ml में लेना है। अपन बात करते हैं उसके बाद में कि अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इन्फ्यूजन रेट निकाल ली है पर ml पर आवर कितने आवर्स में, आप पर आवर में कितना ml आपको ट्रांसफ्यूज करना है। तो टोटल वॉल्यूम दिया गया था वो ml में ले लिया। उसके बाद में टोटल टाइम है उसको किस में लेना है, आवर्स में लेना है। तो टोटल टाइम हावर्स में लेंगे। इसके बाद में जैसे टोटल वॉल्यूम था, अगर मान लीजिए अपन उसी क्वेश्चन को या उसी एग्जांपल को यहाँ पर सेट करने की कोशिश करें, जहां पर एक फिजिशियन ने टोटल वॉल्यूम क्या दिया था कि 1000 ml आपको NH क्या करनी है, ट्रांसफ्यूज करनी है किसी पर्सन में। यहाँ पर टोटल टाइम दिया गया था उसने कि यहाँ पर वहां पर आपने क्या निकाला था, इन्फ्यूजन टाइम निकाला था। वहां पर क्या दिया था, वहां पर ml पर आवर के हिसाब से आपको फ्लो रेट दे दी थी, लेकिन यहाँ पर क्या निकालना है आपको,
इन्फ्यूजन रेट निकालनी है, कितने एमएल से आपको चलाना है, तो यहाँ पर उसने दे दिया, टाइम दे दिया है, और टाइम कितना दिया, 8 आवर्स दिया है, तो 8 घंटे दिए हैं। अब इसको आपको मिनट में चेंज नहीं करना होता है, अगर आपको इन्फ्यूजन रेट एमएल पर आवर निकालनी है, अब आपको आवर्स में निकालनी है, तो वहां पर उसको मिनट में चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम है, यहाँ पर जैसे ही आप सेट करोगे टोटल वॉल्यूम 1000 ml NS है, इसमें क्या करना है, टोटल टाइम कितना था 8 आवर, तब आप इसको डिवाइड करोगे 8 से 1000 को, तो निकल करके वही 125 ml पर आवर आंसर आ जाएगा। तो इन्फ्यूजन रेट और इन्फ्यूजन टाइम होता है, निकालने के लिए आपको मेनली क्या करना होता है, टोटल वॉल्यूम ml में लेंगे, टोटल टाइम को आवर्स में लेना है, और अगर आपको इन्फ्यूजन टाइम निकालना है तो वहां पर जो टोटल ml पर आवर कितना चला रहे थे उससे आपको, जैसे वहां पर एग्जांपल में था कि 125 ml पर आवर चला रहे थे, तो कितने टाइम में इन्फ्यूज हो जाएगा, तो वो इन्फ्यूजन टाइम निकल करके आया था। लेकिन इन्फ्यूजन रेट कैसे निकालते हैं, तो टोटल ml में लेंगे वॉल्यूम को, टोटल टाइम को आवर्स में लेना है, और यहाँ पर जो निकल करके आएगा उसको ml पर आवर से चलाना होता है। तो अगर कोई फिजिशियन या डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन किया है 1000 ml NS था, कोई पर्सन है वो सीवियर वॉमिटिंग से हो रही थी उसको, और उसमें हाइपोवोलेमिया की कंडीशन आ गई थी, उसमें 1000 ml क्या करना है, एनएस को आपको इन्फ्यूज करना है, तो आपको उसके लिए क्या कितना टाइम की रिक्वायर्ड होती है, तो 8 आवर्स में आपको क्या करना है, उसको इन्फ्यूज करना है। तो उसका इन्फ्यूजन रेट ml पर आवर कितना सेट करोगे, तो इन्फ्यूजन रेट में आपको कुछ नहीं करना है, इन्फ्यूजन पंप से 125 ml पर आवर के हिसाब से उसको चलाकर छोड़ देना है, 8 घंटे में वो उस पर्सन में क्या हो जाएगा, ट्रांसफ्यूज हो जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन हो गए हैं। चौथे फॉर्मूले की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज किया जाता है मेनली मेडिकल डोज का कैलकुलेशन करने में। तो मेडिकल डोज कैलकुलेशन की फॉर्मूला की बात करते हैं कि मेडिकल डोज में किस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे। अब यहां पर आपने देख लिया फ्लो रेट किस तरीके से सेट करते हैं, लेकिन अब मेडिसिन में कैसे आप यूज करोगे, तो यहां पर मेनली दिया होता है डी ए अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डी का मतलब बात करें डी अपॉन ए इंटू क्यू का फॉर्मूला आपको याद रखना है। डी का मीनिंग क्या होता है, तो डी का मतलब होता है डॉक्टर डोज, डॉक्टर ने कितनी डोज आपको प्रेस्क्रिप्शन कराई है, या फिर इसे कह सकते हैं प्रेस्क्रिप्शन डोज, या इसी को नाम दिया जा सकता है प्रेस्क्रिप्शन डोज कहेंगे, ड्रग डोज कहेंगे, या फिर इसे कह सकते हैं ऑर्डर डोज। जो कि आपने किसी भी डॉक्टर ने अगर आपको ऑर्डर किया है कि कहा है कि आपको कितना देना है, अगर कोई डॉक्टर कहता है कि मेरे को 500 mg देना है, तो ये क्या हो गया, इसका डॉक्टर डोज हो गई, डॉक्टर ऑर्डर हो गया, या फिर डॉक्टर ऑर्डर डोज के नाम से इसको जाना जाता है। तो ए का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ए का मतलब होता है कि अवेलेबल डोज। अब डॉक्टर ने तो कह दी कि आपको 500 देनी है, लेकिन आपके पास कितनी अवेलेबल है उस हिसाब से आपको ये फॉर्मूला यूज करना होता है। डॉक्टर तो कह करके चला गया कि आपको इसको क्या देनी है, 500 देनी है, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल है वो 1000 ग्राम की है, तो उसमें कितना दोगे, इस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो यहां पर अवेलेबल डोज, आपके पास जो अवेलेबल डोज है या डोज इन हैंड में आपके पास क्या डोज है, या आपके पास जो लेवल था, एम्प्यूल था या वायल थी, उसमें किस तरीके की डोज है। मान लीजिए डॉक्टर ने 500 कहा है, लेकिन आपके पास जो वायल है, एम्पूल है, वो 1000 ml का या 1000 mg का 1 ml में है, तो किस तरीके से आप उसको एडमिनिस्टर करोगे। अवेलेबल डोज या डोज इन हैंड, या आपके पास जो लेवल डोज है वो क्या है, तो इस तरीके से आपका ए का मीनिंग होता है। बात करें डी का, कि डी का यहाँ पर मीनिंग हो गया। क्यू का मीनिंग क्या होता है, तो क्यू का मतलब क्या होगा, क्यू का मतलब होता है यहाँ पर कितनी क्वांटिटी में है, कितनी क्वांटिटी में है। अब क्वांटिटी ml में हो सकती है, टैबलेट हो सकता है, या फिर उसका कैप्सूल देखने को मिल सकता है। तो
क्वांटिटी है वो या तो कोई भी टैबलेट होगी तो किसमें होगा, या तो टैबलेट होगी, कैप्सूल होगा, या फिर उसका एमएल में उसकी क्वांटिटी देखने को मिल सकती है। आगे बात करेंगे किस तरीके से, अब इसको एग्जांपल में आपको सेट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको मेडिकल डोज का कैलकुलेशन करना होता है। तो अगर कोई डॉक्टर है जिसने प्रेस्क्राइब किया है 1000 माइक्रोग्राम विटामिन बी12 देना है, मार्केट में जो अवेलेबल डोज है 0.5 mg की अवेलेबल है, 2 ml में 0.5 mg है, और तो इसको 0.5 mg है, 0.5 क्या है mg है, प्रेस्क्रिप्शन कितना है तो 1000 माइक्रोग्राम देना है। आपके पास अवेलेबल डोज क्या है 0.5 mg का है, एम्पुल है 2 ml का एम्पुल है जिसमें कितनी है 0.5 mg है। अब इसको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि रिक्वायर्ड डोज कितनी, डिजायर्ड डोज कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो यहां पर आपको सेट करते हैं एग्जांपल में, अगर मान लीजिए डॉक्टर डोज था तो डी कितना किया, डॉक्टर डोज थी उसने कहा है कि आपको 1000 माइक्रोग्राम क्या देना है, विटामिन बी12 को इंजेस्ट करना है पर्सन में। आपके पास एक क्या है अवेलेबल डोज है मार्केट में, वो कितनी देखने को मिले, यहां पर 0.5 mg पर 2 ml, 2 ml में कितना है 0.5 mg है। तो बात करेंगे इसको किस तरीके से, अब आपको क्वांटिटी हो गई अवेलेबल है 2 ml में कितना है 0.5 mg है। तो जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो दोनों क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, दोनों यूनिट होती है सेम यूनिट में होने चाहिए। अब यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है आपको अवेलेबल डोज है वो यहाँ पर 0.5 mg में है, लेकिन बात करें कि यहाँ पर माइक्रोग्राम में देखने को मिल रही है, क्या जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया माइक्रोग्राम में कर दिया, आपके पास एमजी में थी तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप इसको कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर 1 mg में कितना होता है 1000 माइक्रोग्राम होगा, तो 0.5 mg में कितना हो गया 500 माइक्रोग्राम है, और कितने में है 2 ml में। तो जब भी आप इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है डी कितना था 1000 माइक्रोग्राम है। अब 1000 माइक्रोग्राम को आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करके इसको क्या कर लोगे mg में इसको कन्वर्ट कर लो, तो 1000 माइक्रोग्राम में भाग देना है आपको 0.5 mg का, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0.5 mg में, तो टोटल निकल करके आ जाएगा यहाँ पर 1 mg हो जाएगी। तो यहाँ पर 1000 माइक्रोग्राम को कन्वर्ट करोगे mg में तो 1000 mg आएगा। अब यहाँ पर 0.5 mg है तो 0.5 mg का, अब इनको क्या कर लो पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो 1000 माइक्रोग्राम में क्या हो गई 1 mg, तो यहां पर डॉक्टर ने कितना प्रेस्क्रिप्शन किया 1 mg किया, अपने पास कितना है 0.5 mg है। अब 0.5 mg है और इसकी क्वांटिटी कितनी है तो 2 ml में है, पर 2 ml में 0.5 mg है। तो जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर 0.5 से 1 जाएगा 2 and 2, तो 2 into 2 इज इक्वल टू 4 ml। तो अब आपको कितना एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, कितना ml आपको विटामिन B12 देना है, डॉक्टर के अनुसार आपको 4 ml क्या देना पड़ेगा विटामिन B12 को एडमिनिस्टर करना है। तो ये आपका जो आंसर निकल करके आएगा किस तरीके से आया है उस पर आप थोड़ा सा गौर करिए। यहाँ पर मेडिकल डोज अगर कोई फिजिशियन है प्रेस्क्रिप्शन करता है कि उसको 1000 माइक्रोग्राम क्या देना है विटामिन B12 देना है, और आपने मार्केट में जो अवेलेबल डोज है आपके पास 0.5 mg पर 2 ml में देखने को मिले, तो डॉक्टर डोज क्या हो गया यहाँ पर 1000 माइक्रोग्राम, अवेलेबल डोज है आपके पास कितनी है 0.5 mg पर 2 ml में देखने को मिले। लेकिन बात करेंगे अब यहाँ पर दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा यहाँ पर, तो 0.5 mg, तो यहाँ पर 1000 में इसको क्या करना है इससे, यहाँ पर 1 ml में कितना, सॉरी 1 mg में कितना होता है 1000 माइक्रोग्राम होगा। तो यहाँ पर जब भी आप इसको सोल्व करोगे दोनों यूनिट सेम में करनी है, तो 1000 mg को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 1000 माइक्रोग्राम को 1 mg लिख सकता हूँ, और 0.5 mg होगा। तो इसको जब भी आप कितने ml में है तो क्वांटिटी हो गई 2 ml में, तो जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से 2 into 2 तो टोटल 4 ml आपको क्या करना है विटामिन B12 का एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये आपकी क्या करके निकल करके आ गई जो डिजायर्ड डोज होती है कितनी देखने को मिलेगी, तो ये क्या है
डिजायर्ड डोज निकल करके आ गई है कि आपको 4 ml क्या देना पड़ेगा, उसमें विटामिन B12 देना है। तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में इसको जल्दी से नोट कर लेना है, ताकि आने वाली हर कोई एग्जाम में आपके लिए ये रामबाण साबित हो सके। अब एक लास्ट और क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। तो अब जब भी आपको अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो बेशक आप अपने क्वेश्चनों को हमारे तक ट्रांसफर कर सकते हैं, हम आपके जो क्वेश्चन का आंसर होगा उसको बता देंगे। लेकिन आपको पहले क्या करना है, खुद से मेहनत करनी है, पूरी तरीके से वीडियो को बिना स्किप किए एक एक पॉइंट को देखना है, ध्यान से सुनना है, किस तरीके से कहां से क्या आता है, किस तरीके से आप यूज करते हैं। उसके बाद में अगर आपसे सोल्व नहीं होता है तो फिर आप हमें ट्रांसफर कर देना, हम आपका आंसर का सॉल्यूशन दे देंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देने के बाद में अब आप जैसे ही आगे बढ़ोगे, एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी तरीके से बन जाएगी। अगर कोई डॉक्टर है जिसने प्रेस्क्रिप्शन किया है डोपामिन चलाना है, कितना प्रेस्क्रिप्शन किया, तो वहां पर मान लीजिए उसने डॉक्टर ने दिया कि 2000 mg उसको क्या देना है, डोपामिन देना है। अब ये डॉक्टर ये कह करके चला गया, अब कितना था आपके पास में अवेलेबल है डोपामिन, वो कितने में है, तो कितने में देना है, तो यहाँ पर 250 सीसी या 250 ml में क्या था, 2000 mg डोपामिन को किसको में देना है, 5% डेक्सट्रोज में देना है। कितने 5% डेक्सट्रोज में, तो 250 ml में डिसोल्व करके आपको देना है। इन्फ्यूजन रेट की बात करें तो वहां पर 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर आवर के हिसाब से 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से उसको चलाना है। पेशेंट का वेट की बात करें तो कितना है, 50 किलो का पेशेंट है, उसमें कितना चलाना है, 50 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से, सॉरी 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से यहाँ पर चलाना है। तो हाउ मनी ml पर आवर आप उसमें क्या करोगे, इंजेक्ट करोगे। इन्फ्यूजन पंप में आप कितना ml पर आवर के हिसाब से सेट करोगे कि कितना ml पर आवर के हिसाब से जाना चाहिए, तो कैसे आप इसको सेट करोगे। तो यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन पढ़े एज इट एज इसके ऐसे के ऐसे आंसर एग्जाम्पल में दिए हुए होते हैं, बस आपको उनकी वैल्यू सेट करनी है और वहां पर आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, बशर्ते है कि आप यहाँ पर गड़बड़ी ना करें, आपकी जो मैथ है उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि मैथ है वो बहुत से लोगों की नर्सिंग में मेनली लोगों की मैथ होती है वीक होती है, मेरी भी मैथ है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो यहाँ पर आपको भी ध्यान देना है कि किस तरीके से आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा, लास्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अगर कोई डॉक्टर है जिसने कितना प्रेस्क्रिप्शन किया है, तो मान लीजिए डॉक्टर ने या डी है, इसमें मेनली देखने को मिला कि डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन कर दिया 200 mg डोपामिन है, आपको उसको क्या करना है, इंजेक्ट करना है पर्सन में, कितने, अब ml में, तो 200 mg कितने में है, 250 ml 5% डेक्सट्रोज में मिला हुआ है। तो इसको किसमें देना है, 250 ml 5% डेक्सट्रोज में 200 mg डोपामिन को ट्रांसफ्यूज करना है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इसकी जो रेट होती है इन्फ्यूजन रेट क्या है, यहाँ पर इन्फ्यूजन रेट कितनी रखी है डॉक्टर ने, 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से इसको चलाना है। तो इन्फ्यूजन रेट क्या हो गई, 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। अब वेट करें कि वेट कितना है उस पर्सन का, तो उस पर्सन का वेट है, अगर 50 केजी का पर्सन है तो ये क्या हो गया, उसका वेट हो गया 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से उसको क्या करना है, इंजेक्ट करना है। तो उसने पूछा है कि हाउ मनी ml पर आवर आपको इन्फ्यूजन पंप में सेट करना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन क्या आंसर देना है, हाउ मनी ml पर आवर टू बी इन्फ्यूज, कितना आपको इन्फ्यूज करना है, हाउ मनी ml पर आवर आपको कितना इन्फ्यूज करना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पर मेनली दिया गया है कि 200 mg डोपामिन है जिसको किसमें है, डिसोल्व है, ये 250 ml 5% डेक्सट्रोज में, इन्फ्यूजन रेट है 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से चलाना है। वेट क्या है इसका, तो यहाँ पर 50 केजी का वेट है। हाउ मनी ml पर आवर, अब आप कितना चलाओगे, उसको कितना इन्फ्यूज करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको
तीनों वैल्यू को क्या करना है, एक में सेट करना है। एक माइक्रोग्राम में है, एक ml में है और एक केजी में है। तीनों को क्या करोगे आप, एक पंक्ति में लाना है। तो यहां पर जैसे अब आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो जब भी आप माइक्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करोगे, mg में कन्वर्ट करोगे, तो वन में भाग देना होता है 1000 mg का। 1000 का भाग दोगे तो वो निकल करके आ जाएगा आपका माइक्रोग्राम में से mg में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, 5 माइक्रोग्राम को कन्वर्ट करना है। तो यहां पर 5 अपॉन 1000, तो ये निकल करके क्या आ जाएगा, mg में आ जाएगा। तो 5 अपॉन 1000, तो इसको ये यूज करना है। आगे बढ़ते हैं कि 5 अपॉन 1000 हो गया, ये अब mg में निकल करके आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, तो 5 को मल्टीप्लाई करना है किलोग्राम वेट से। अब किलोग्राम कितना वेट था उसका, तो 50 किलो का वो पर्सन है, कितने मिनट में, तो यहाँ पर ml पर मिनट के हिसाब से, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ml पर आवर्स में। तो यहाँ पर मिनट में तो कितना करना पड़ेगा, 50 इंटू 60, क्योंकि मिनट में इसको कन्वर्ट करना है आवर को, तो कितने से गुणा करो, 60 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब बात करते हैं 1000 से, तो ये mg में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको कितना ml है टोटल, तो टोटल अपने पास कितना ml देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कितना mg देना है, तो अपन को टोटल देना है 200 mg डोपामिन देना है। बात करें कितना ml अपने पास अवेलेबल है, तो अपने पास जो अवेलेबल है यहाँ पर कितने में है, तो 250 ml में ये अवेलेबल है। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, ये क्या है 250 ml, क्या हो गया इसका डी हो गया। डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन था 200 mg है, 200 mg है और यहाँ पर और कितने में है 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से चलाना है। 50 किलो का पर्सन है, उसको किस में देना है, ml पर मिनट, माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से जा रहा है, तो 60 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 200 कहां से आया, तो 200 है टोटल, अपन को कितना देना है 200 माइक्रोग्राम, 200 mg देना है डोपामिन। 1000 कहां से आया, तो जब भी आप 5 को माइक्रोग्राम को कन्वर्ट करोगे mg में, तो उसको 1000 से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब भी आप इसको क्या करोगे, कट पिट करना है, तो यहां से 0 से ये 0 चली गई, इस 0 से ये 0 उड़ा दो, इस 0 से ये 0 उड़ा दो, तो यहाँ पर कितना हो गया 5 इंटू 5 25 और 6 150। 150 को मल्टीप्लाई करो आप, 150 मल्टीप्लाई इंटू 25, तो 25 इंटू 150 करो। इसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे कितना बचा, 100 बच गया। तो जब भी आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो यहां से ये 0 से ये 0 चली गई, 25 इंटू 15 करो और उसमें कितना देना है आपको, भाग दे दो, कितने का दे दो, तो 25 को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, अब जल्दी से आप मल्टीप्लाई करके इसमें क्या करना है होता है आपको 25 इंटू 15 और इसको डिवाइड कर दो आप 10 से, तो जितना भी आपका आंसर रहने वाला है वो इसका ml पर आवर में आंसर आ जाएगा। और इसका ml पर आवर में जो आंसर रहने वाला है वो निकल करके आएगा 18.75। 18.75 और 18.75 क्या है, तो 5 से ज्यादा है, तो इसको लिख सकते हैं आप 19। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया सॉरी, तो यहाँ पर टोटल कितना होगा 19, कितना आ गया आंसर निकल करके 19 ml पर आवर आपको ड्रॉप फैक्टर सेट करना है। तो यहाँ पर टोटल आंसर रहने वाला है आपका 19 ml पर आवर। 19 ml पर आवर में ये आपको क्या करना है, सेट करना है 19 ml पर आवर के हिसाब से देना है। तो इन्फ्यूजन पंप में आपको कैसे चलाना है, 19 ml पर आवर के हिसाब से आपको सेट कर देना है। और वहां पर धीरे धीरे जब आप 19 ml पर आवर के हिसाब से चलाओगे, तो यहाँ पर ये 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से 250 ml 5% डेक्सट्रोज में जो डिजोल था 200 mg डोपामिन, वो क्या हो जाएगा, वो पर्सन की बॉडी में एडमिनिस्टर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन के कि कार्डियोजेनिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है। तो कार्डियोजेनिक शॉक की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो मेनली क्या मिलती है, डोबुटामाइन देखने को मिलेगी। बात करें एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो एडीआर होता है, एड्रेनालिन होता है। बात करें यहाँ पर कि कार्डियोजेनिक शॉक विद द
लो यूरिन आउटपुट या ओलिगो यूरिया है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, डोपामिन होती है। तो यहां से मैं 3 और क्वेश्चन स्टार मार्क लगा करके लिख लीजिए। ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में पूछा जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस इन कार्डियोजेनिक शॉक। अगर कार्डियोजेनिक शॉक है तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलेगी, तो वहां पर ड्रग ऑफ चॉइस होती है डोबूटा। Dobutamine is the drug of choice in the cardiogenic shock. Drug of choice in the cardiogenic shock, कार्डियोजेनिक शॉक में है पर्सन और उसके साथ में उसका लो यूरिन आउटपुट है, लो यूरिन आउटपुट, या फिर उसको क्या हो गया, ओलिगो यूरिया। तो उस पर्सन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होगी डोपामिन होती है। और यही क्वेश्चन में पूछा है डोपामिन। बात करें अगर किसी पर्सन में एनाफाइलेक्टिक शॉक हुआ है, एनाफाइलेक्टिक शॉक है तो उसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्या देखने को मिलेगी, तो एनाफाइलेक्टिक शॉक की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या देखने को मिलती है, एड्रिनलिन। एड्रिनलिन जिसे नाम दिया जाता है एडीआर के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को कहा जाता है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग होती है। तो ये तीनों आपको ड्रग याद रखनी है। बात करें कि यहां पर हाइपोवोलेमिक शॉक की, हाइपोवोलेमिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो हाइपोवोलेमिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या देखने को मिलेगा, आईवी फ्लूइड्स देखने को मिलता है। और आईवी फ्लूइड में मेनली आपको क्या देना है, तो यहाँ पर मेनली आपको एनएस का बोलस दिया जाता है। एनएस बोलस देते हैं और एनएस बोलस कितने से देंगे, तो 10 to 20 ml पर केजी के हिसाब से, 10 से 20 ml पर केजी के हिसाब से वहां पर बोनस दिया जाता है। एनएस का बोनस देते हैं एनएस को। अब एनएस का बोनस कैसे देते हैं, तो पुश एंड पुल टेक्निक का यूज करेंगे। ये नहीं कि आपने ड्रिप सेट से लगा करके छोड़ दिया है, उसको मेनली आपको सिरिंज में पुल करना है और वहां पर तुरंत आपको पुश पुल मेथड से आपको यूज करना है। तो पहले पुल करोगे और सिरिंज को क्या करना है, भरना है, ट्राईवे का यूज करना है और एक साइड से क्लोज करके दूसरी साइड से उसको वेन में क्या करना है, ट्रांसफ्यूज करना है। जल्दी देना होता है, 10 से 15 मिनट में इसको देना होता है। तो 10 to 20 ml पर केजी के हिसाब से बोनस दिया जाता है। आईवी फ्लूइड इसका ड्रग ऑफ चॉइस होगी। मेनली इसमें क्या देखने को मिलेगा, एनएस देते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक का। तो ये चारों क्वेश्चन भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अपन ने अच्छी तरीके से देश और दुनिया के आने वाले हर सब्जेक्ट में से यहाँ पर जो भी ड्रॉप फैक्टर से क्वेश्चन आते हैं, पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन से किस तरीके से पीडियाट्रिक ड्रग डोज का कैलकुलेशन किया जाता है या कैसे डिजायर्ड डोज का यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाता है, उन सभी के बारे में 1 by 1 करके सभी का अपन ने यहाँ पर आंसर ले लिया है। तो आने वाले जो भी एग्जाम होगी मेनली आपका नॉर्थ सेट के पर्पज से, और यहाँ पर अब सीएचओ के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाने लग गया है ड्रग डोज कैलकुलेशन से। तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली क्लास है। नॉर्थ सेट में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन तो इसके मिनिमम आते ही आते हैं। तो आपको ये क्लास है आपके लिए अचूक साबित होने वाली है, रामबाण क्लास है। फैला दीजिए इसे मैक्सिमम अपने दोस्तों तक, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। तो आपको पहला कदम बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो आज ही से आप अपना लक्ष्य टारगेट सेट करके और अपने निरंतर कंटिन्यूएशन में मेहनत चालू कर दीजिए, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। अगर आपने मेहनत करना स्टार्ट कर दी है तो आपको जरूर उसका फल मिलने वाला है, बशर्ते ये आपकी मेहनत को अपना हथियार बना करके और उसको कंटिन्यूटी में मेंटेन करना है। ये नहीं कि एक दिन पड़ गए आपका जोश जुनून वापस से ठंडा पड़ जाए। आपके खून में वो जोश जुनून उबाल वाला खून रखिए जो कभी भी आपका साथ नहीं होगा। जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक आपको रुकना झुकना नहीं है और आपको इसी तरीके से जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ते रहना है। तो सिद्धियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है तो रास्ता भी हमें
खुद बनाना है। जिंदगी में हर शौक यूं पाला नहीं जाता, कांच के टुकड़ों को आसमान में यूं उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को किस्मत के सहारे टाला नहीं जाता। मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा करके दिखा। इसलिए आपको अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखनी है, अपनी मेहनत से लिखनी है, कि जो किस्मत लिखते हैं, जो लिखते हैं अपने जो खून की स्याही से लिखते हैं अपने कामयाबी की कहानी, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते हैं। तो आपको अपनी बेशक अपनी मेहनत पर विश्वास करना है, मेहनत किस्मत का आपको दोष नहीं देना है। जब भी आप अपनी मेहनत करते हैं तो किस्मत होती है वो अपने आप बनती चली जाती है। तो आपको किस्मत के बारे में ना सोचकर अपनी मेहनत के बारे में सोचना है, उसको कंटिन्यू में रखना है, लगातार मेहनत करते जाना है, और एक दिन अपना वो परचम लहरा के दिखाना है, उस पर विजय पानी है। जो लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा वो आपको करके दिखाना है। इसी उम्मीद के सहारे तो दरिया पार होगा, कभी ना कभी तो आपको भी आपकी किताबों से प्यार होगा, और जिस दिन आपको आपकी किताबों से प्यार हो जाएगा उस दिन आप अपनी सफलता की पहली सीढ़ी पर कदम रख दोगे। तो इसलिए आपको अपनी किताबों से प्यार करना है, सोना मोना जानू के चक्कर में आज नहीं पड़ना है। अगर आपको लग्जरी लाइफ जीनी है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है, और नर्सिंग ऑफिसर बनकर ही नहीं रुकना है, और नर्सिंग के उस सर्वोच्च मुकाम को हासिल करना है, जो सपना आपने पहली क्लास में देखा था उसको बरकरार रखना है, जो जुनून के साथ में जज्बे को कभी कम नहीं होने देना है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल, धन्यवाद।